नमस्कार विद्यार्थियों, फिर टाइम हो गया है अपनी साइंस की क्लास का। आज की क्लास में आपके सामने होंगे अभ्यास प्रश्न, क्योंकि अध्याय हमने पूरा कर लिया है। उससे संबंधित पिछले अध्याय में पिछली क्लास में कुछ आपसे प्रश्न पूछे होंगे, ठीक है। उनका जवाब आपने कमेंट में दिया है, तो जिन जिन ने कमेंट में जवाब दिया है वो सही है तो बहुत अच्छी बात है, और उनका अगर गलत है तो उनका वापस जवाब भी आपको कमेंट में मिल गया होगा। बाकी तो आप जानते ही हो, सारे के सारे अध्याय में पढ़ा रखा है तो आपने ढूंढ तो लिए ही होंगे, ऐसे पीछे रहने वाले आप हो नहीं, ठीक है। तो वो सारे आपको वहाँ जवाब मिल गए होंगे। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं अभ्यास प्रश्नों पे, क्योंकि कुछ एक प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उनमें से कुछ एक अभ्यास प्रश्न में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन पर चर्चा करते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों पर, ठीक है। तो सारे प्रश्न मैंने लिख दिए हैं, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। प्रश्न एक, क्योंकि बाकी हर जगह पासबुक में प्रश्न वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन वो सीधे जवाब मिलते हैं अब सद। कारण क्या है, नहीं मिलता, तो हम कारण के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, निम्न में से कौन सा युगल, युगल मतलब जोड़ा, विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। नाम आया किसका, विस्थापन अभिक्रिया का। सीधा सा पहुंच जाना है कहाँ पर, अभिक्रियाशीलता पर। जो ज़्यादा ताकतवर कम ताकतवर को उसके युग्म से क्या कर देता है, हटा देता है, ठीक है। तो हमें चर्चा करनी है इसमें धातुओं की कि कौन कौन ज़्यादा ताकतवर है। इसमें सोडियम है, इसमें कॉपर है। तो सोडियम क्या और दूसरा क्या है, कॉपर। कॉपर नीचे रह जाता है, सोडियम हाई जो रिएक्टिव होते हैं, अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, उनमें आता है। तो सोडियम क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। तो कॉपर सोडियम को क्या हटाएगा, ये पहले से क्या है, मजबूत है, तो कमजोर है वो मजबूत को कहाँ हटा पाएगा। तो इसमें ये तो संभव नहीं है। इसकी बात करें मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की, तो इसमें भी मैग्नीशियम जो होता है वो एल्यूमिनियम से क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है, अधिक ताकतवर होता है। तो इसमें भी ये संभव नहीं है। इसकी बात करें तो इसमें क्या आया, सिल्वर। सिल्वर का मतलब चांदी। ये तो बिल्कुल अभिक्रिया करती ही नहीं है, न के बराबर अभिक्रिया ही करती है। तो इससे लोहा क्या होता है, तेजी से अभिक्रिया करता है। तो इसमें भी बात बनेगी नहीं, क्योंकि Fe जो है वो Ag से क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। अब बात आती है AgNO3 और कॉपर की। बात यहाँ पर बन रही है, ये कम क्रियाशील है और कॉपर यहाँ पर क्या कर देता है, थोड़ा हावी पड़ जाता है, इसलिए कॉपर यहाँ से Ag को क्या कर देता है, गायब, और खुद जाके यहाँ पर फंस जाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया किस में प्रदर्शित हो रही है, डी में प्रदर्शित हो रही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, लोहे के फ्राइंग पैन, वस्तु किसकी है, लोहे की। क्या करना है, पढ़ लो आगे, जंग से बचाना है। प्रश्न मैंने यहाँ पर पिछली क्लास में आपसे पूछा था, जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के दो उपाय। तो यहाँ पर फ्राइंग पैन है, इसको जंग से बचाना है, उदाहरण दे रखे हैं, ग्रीज लगाकर, ये भी बात भी ठीक है, पेंट करके, ये भी ठीक है, जिंक की परत चढ़ाकर, ये भी ठीक है, उपयोग सभी, सारे ठीक लग रहे हैं। ये जवाब लग रहा है सीधा सा, लेकिन ध्यान रखना ये जवाब इसका नहीं कह पाएंगे। क्यों, क्योंकि फ्राइंग पैन इसको सुरक्षित लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए ग्रीज और पेंट कार्य नहीं करेंगे। ग्रीज और पेंट जो है इसके लिए कार्य नहीं करते हैं। इसको सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या करना चाहिए, जंग की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस विधि को क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट हो कि ये आपको पता है, ठीक है। तो इसकी विधि का कमेंट लगाइए। तीसरा क्वेश्चन है अपना, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उच्च गलनांक, उच्च गलनांक मतलब जिसके गलने का जो तापमान है वो अधिक हो वाला यौगिक, यौगिक मतलब नया उत्पाद निर्मित करती है, जो जल में क्या है, घुलनशील है, विलय है। तो क्या हो सकता है इनमें, कैल्शियम, सिलिकॉन, लोहा, कार्बन। धातु की बात हो रही है यहाँ पे, कार्बन धातु नहीं है, पहले से बार हो गया। हमारे पास कितने रह गए, तीन रह गए, ठीक है। तो इसमें से लोहा, लोहा ऑक्साइड जंग बना देगा, तो ये बात बनेगी नहीं। तो हमारे पास क्या रह जाता है, कैल्शियम जो है, ये इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। किसका टेप होता है, जिंक का टिन का लेप होता है। क्या कारण है, तो जब इनके दो के बीच में कंपैरिजन करना पड़ता है तो उसके लिए हमें अभिक्रियाशीलता की बात आती है। तो महंगा ये भी कारण हो सकता है, लेकिन इस पाठ की दृष्टि से संभव नहीं है। अब गलनांक बिंदु अधिक नहीं है, जिंक का गलनांक अधिक होता तो टिन का उपयोग क्यों होता, क्योंकि वो अधिक है, इसका मतलब वो देर से गलेगा, तो ये भी संभव नहीं है। टिन जिंक से टिन से जिंक
अधिक अभिक्रियाशील है। हाँ, ये कथन थोड़ा उचित लग रहा है। अगला भी देख लेते हैं। टिन से जिंक कम अभिक्रियाशील है। कम अभिक्रियाशील है तो जिंक की परत चढ़ा देते, तो सही सा जवाब क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न अपना 5वां। आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार और स्विच दे दिया। सारे के सारे किसके उपकरण हैं? एक विद्युत परिपथ के हैं, तो उसी के दो वही बनाना है हमें। ठीक है, अब करना क्या क्या है उसका, बना के करना क्या है? इसका उपयोग कर धातुओं व अधातुओं के नमूने के बीच विभेद करना है, अंतर करना है कि जो ये दे रखे हैं ये धातु है या अधातु है। इसमें से बैटरी, बल्ब, तार, स्विच ये तो उसके हैं। अब अलग से क्या दे रखा है? हथौड़ा, धातु है या अधातु है, इसके बीच में क्या करना है? विभेद करना है। तो कैसे करेंगे? तो पहले हम इसका क्या बनाएंगे? परिपथ बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे? परिपथ बनाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं बैटरी लगा देता हूँ, बैटरी लगा दी, यहाँ पर बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे आए, यहाँ पर क्या लगा दिया? ये लगा दिया स्विच। और इसमें क्या दे रखा है? बैटरी, बल्ब, स्विच, ये तार है ही, और उसके साथ क्या दे रखा है? हथौड़ा। ठीक है, तो ये बना दिया हथौड़ा, और इसको इसके साथ जोड़ दिया। अब ये जो है ये कैसा है? हथौड़ा था। ये कैसा है? धातु है या अधातु है, इसका पता करना है। तो धातु या अधातु का पता करने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा? जैसे या तो ये पूरे धातु का होगा या पूरा अधातु का होगा, इसके अनुसार लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि डंडा लकड़ी का है तो उसी तरह कार्य करेगा, वहाँ ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अपने रूप में ध्यान देना है। तो अगर यह पूरा एक क्या है? धातु है, तो बटन स्विच ऑन करने पर ये बल्ब क्या करने लगेगा? जलने लगेगा। क्या करने लगेगा? जलने लगेगा। तो इसका जवाब ये देना है। जब पहले हम सर्वप्रथम क्या करेंगे? इन सभी वस्तुओं का एक विद्युत परिपथ बनाएंगे। जवाब क्या होगा? सर्वप्रथम इन सभी वस्तुओं का एक विद्युत परिपथ बनाएंगे। अब फिर विद्युत परिपथ में स्विच को क्या करेंगे? ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने पर अगर बल्ब जलता है तो ये जो हथौड़ा ये क्या है? धातु है। और दूसरा, स्विच ऑन करने पर बल्ब नहीं जलता है, इसका मतलब हथौड़ा कैसा है? अधातु है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें इससे पता चल जाती है। तो ये क्या विभेद हो सकता है? ये धातु है या न अधातु है? तो दोनों में पता क्या चलता है? धातु अधातुओं में विभेदन, इन परीक्षणों की उपयोगिता, ये विभेदन किया, इनकी उपयोगिता क्या है? उपयोगिता ये होती है कि इससे हमें ये पता चलता है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि बल्ब जलता है। इसका जवाब होगा बी का, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। दूसरा, जब नहीं जलता है इसका मतलब वो क्या है? अधातु, और अधातु विद्युत की सुचालक नहीं होती। क्या लिखोगे? अधातु विद्युत की कुचालक होती है। यह इसकी क्या हो जाती है? दोनों की उपयोगिता हो जाती है। ठीक है, ये इसका जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है अपना 6ठा। उभयधर्मी, नाम सुनते ही पता हो जाना चाहिए, दोनों गुण दर्शाने वाला। उभयधर्मी मतलब दोनों गुण दर्शाने वाला। ऑक्साइड, अब ऐसा ऑक्साइड जो दोनों गुण दर्शाता है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? पाठ में आपको इसकी परिभाषा लिखवा रखी है। ठीक है, दोबारा देखना, मैं फिर दोहरान करूंगा। दो ऐसे उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो उभयधर्मी किसे कहते हैं? ऐसा धातु ऑक्साइड, ऐसा धातु ऑक्साइड या ऐसा धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जो क्या काम करे? जो अम्लीय व क्षारीय, ऐसा ऑक्साइड जो अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के कार्य कर रहे हैं। धातु हो या अधातु हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, धातु अधातु दोनों में पढ़ रहे हैं। हमने धातु के बारे में पढ़ा था, इसमें प्रश्न में धातु नहीं दे रखा है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड दे रखा है। तो ऐसा धातु या अधातु ऑक्साइड जो अम्लीय व्यवहार भी दर्शाए और क्षारीय व्यवहार भी दर्शाए। कहाँ? विलयन में। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? ये तो इसकी परिभाषा हो गई। दो ऐसे देने थे, तो एक तो हो जाएगा N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको कहते हैं लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड, और एक मैंने उदाहरण के रूप में आपको साथ में करवाया था Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसके दो उदाहरण हो गए। अगला क्वेश्चन है, दो धातुओं के नाम जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित
कर देगी और दो धातु ऐसा जो ऐसा नहीं करती। अब विस्थापित करने का बात आए तो विस्थापन अभिक्रिया, और वहां पर जाते ही अपन को अभिक्रियाशीलता पर जाना है। तो हाइड्रोजन HCl इससे अधिक अभिक्रियाशील जो ऐसे धातु हो सकते हैं जो इससे अधिक ही होंगे H से, जो इस H को क्या करे, विस्थापित करे। तो ऐसे हम दो नाम कौन कौन से ले सकते हैं? आयरन ले सकते हैं जो हाइड्रोजन से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। दूसरा किसका ले सकते हैं? जिंक का, क्योंकि यह फेरस क्लोराइड बना सकता है, आयरन क्लोराइड, और ये क्या बना सकता है? जिंक क्लोराइड बना सकता है। तो ये दोनों क्या है? H से अधिक अभिक्रियाशील है, जो ऐसा कर सकते हैं। अब ऐसे दो धातु जो ऐसा नहीं कर सकते, तो नहीं करने वाले कौन कौन से हैं? जो इनसे कम क्रियाशील है। और कम क्रियाशील कौन कौन से हैं? आपने सीधा सा सुना है, Ag और Au, सिल्वर चांदी, Au सोना। ठीक है, तो ये कम अभिक्रियाशील है जो HCl से H को विस्थापित नहीं कर पाएंगे, और ये अधिक अभिक्रियाशील है जो H को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण कौन सी विधि से होता है? विद्युत अपघटनी विधि से। इसमें आप एनोड व कैथोड व विद्युत अपघटय विलयन के रूप में किसे बनाएंगे? अब धातु क्या है? M है। परिष्करण विधि आपको बताई थी, एनोड भी उसी का, कैथोड भी उसी का, और विलयन भी उसी का। तो एनोड पर कौन होगा? बताया था आपको, एनोड पर कौन होगा? धातु का शुद्ध रूप या अशुद्ध रूप? एनोड कैसा होता है? प्लस माइनस। एनोड होता है प्लस का, इसीलिए इसका अशुद्ध रूप होगा, धातु M का अशुद्ध रूप। M, धातु M की अशुद्ध परत। कैथोड कैसा होता है? धनात्मक होता है, माइनस का होता है, ऋणात्मक। तो धातु M की शुद्ध परत हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? शुद्ध परत हो जाएगी। और तीसरा विलयन, तो विलयन कैसा होता है? लवणीय होता है। तो धातु M का लवणीय विलयन, धातु M का लवण विलयन के रूप में किसका उपयोग होगा? धातु M का लवण। ये तीनों बातें उसमें आपको परिष्करण मैंने बता रखी है, और उसी से संबंधित ये प्रश्न है। ठीक है, तो काफ़ी हमने पढ़ लिया है, 7-8 क्वेश्चन कर लिए। सारे क्वेश्चन एक ही दिन में कर लेंगे तो अगले दिन क्या करेंगे? दोनों दिन के लिए रखिए, अगले दिन भी ज़रूरी है, क्योंकि एक दिन में हो जाता है थोड़ा अधिक हो जाता है, तो अधिक नहीं जाना है। क्या किसी भी चीज़ की अधिकता होती है ना, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर याद नहीं रहता। इसलिए बारी बारी से स्टेप वाइज चलेंगे तो ज़्यादा समय हम याद रख पाएंगे। अब इनके साथ 1-2 क्वेश्चन अगर आप और भी पूछ ले सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। ठीक है, 1-1 नंबर वाले वहाँ से देख लेते हैं इसको। अब सोल्डर का आपसे पूछ लिया था पिछले अध्याय में, यहाँ पर आपसे पूछ लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक नाम सुनाया था, अभी याद करना इसको। ये नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर 2 आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सोडियम व कॉपर में अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, सीधा सा जवाब है, अभिक्रियाशीलता पर निर्भर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करोगे तो अभिक्रियाशीलता जरूर पढ़ोगे, तो उसमें इस क्वेश्चन का भी जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब दे देना आपने कमेंट में। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अपने बाकी वाले जो बचे शेष प्रश्न है वो सारे कंप्लीट करवा लेंगे, और फिर अगले अध्याय की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, 3 अध्याय पूरे हो गए। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका कोर्स भी फटाफट हो जाएगा, चिंता नहीं करनी है, और अच्छे से तैयारी करनी है। हम आपके साथ हैं, और आप दम लगा के हमारे साथ रहिए। धन्यवाद।